हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज विला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं इंग्लिश का। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले भाग में हम देखेंगे आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है प्रोनाउन। ठीक है ना। तो आज आपका नया टॉपिक हम कौन सा शुरू कर रहे हैं दोस्तों, वो रहेगा प्रोनाउन। आप में से बहुत सारे बच्चे जानते हैं प्रोनाउन क्या कहलाता है। सिंपली यदि हमने देखा है इसको तो हम ऐसा बोल सकते हैं, हिंदी में आपने एक शब्द सुना होगा सर्वनाम। क्लियर है ना। तो सर्वनाम को ही अपन लोग इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, प्रोनाउन बोलते। क्लियर है। बट दोस्तों एक चीज हमेशा आप लोग याद रखना, सर्वनाम या हिंदी लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज को आपस में कनेक्ट मत करना। क्लियर है ना। हिंदी लैंग्वेज के नियम थोड़ा सा अलग चलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के नियम थोड़ा सा अलग चलते हैं। तो हम इसे सर्वनाम ना बोलकर डायरेक्टली क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। अब आपसे अगला प्रश्न पेपर में पूछा जाएगा या फिर सिंपली आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। यस, जल्दी कमेंट करो, मैं देख रहा हूं आप लोगों के कमेंट्स। चलिए देखिए, प्रोनाउन की यदि हम लोग बात करेंगे तो प्रोनाउन आपका दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। एक आपका शब्द है प्रो और दूसरा शब्द क्या है, नाउन। क्लियर है ना। प्रो का मीन्स यदि बोला जाए तो प्रो मीन्स होता है फॉर। ठीक है, फॉर या फिर के लिए। प्रो का मतलब होता है फॉर या फिर के लिए। किसके लिए, नाउन के लिए। क्लियर है। तो जिन शब्दों का प्रयोग हम नाउन के लिए करते हैं वो आपके प्रोनाउन कहलाते। क्लियर है दोस्तों। फिर से एक बार समझना है, प्रोनाउन शब्द आपका दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। पहला आपका वर्ड हो गया प्रो, दूसरा वर्ड हो गया आपका नाउन। क्लियर है। प्रो का मतलब हो जाएगा फॉर, फॉर मीन्स के लिए, और किसके लिए यदि ये कहा जाएगा तो नाउन के लिए। क्लियर है। तो एक इसकी सिंपल सी हम लोग डेफिनेशन बना सकते हैं, यदि आपसे पूछा गया तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन आपके सामने हो जाएगी। ठीक है ना। आपके सामने देखो एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने लिखी है, अ वर्ड विच यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। क्लियर है। इंस्टेड का मतलब है नाउन के स्थान पर। तो वे शब्द जिनका प्रयोग हम नाउन के स्थान पर या फिर नाउन के लिए करते हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन कहलाएंगे। क्लियर है। जैसे सपोज मान लीजिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिख दिया, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, राम कॉल्ड रीना। गिवन सेंटेंस में यदि कहा जाए तो यहां आप देख सकते हो राम जो है ये अपने आप में एक नाउन है, कॉल्ड जो है ये एक वर्ब हो गया, और रीना जो है ये भी अपने आप में एक नाउन है। यदि मैं सेंटेंस को थोड़ा सा चेंजेस के साथ लिखूं, मैं यहां ऐसा भी लिख सकता हूं, ही कॉल्ड हर। अब यदि हम इस पर्टिकुलर सेंटेंस को देखेंगे तो यहां आपका ही जो है ये आपका क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। इसी तरह जो आपका हर है ये भी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। समझने वाली बात है दोस्तों, यहाँ राम जो है ये अपने आप में एक नाउन है। नाउन के लिए मैंने किस प्रोनाउन का यूज कर दिया, ही का। इसी तरह से रीना जो है ये भी अपने आप में एक नाउन है, इसके लिए हमने किसका प्रयोग कर दिया, हर का। समझना है, राम एक लड़का है तो हमने यहाँ ही का यूज किया, रीना एक लड़की है तो यहाँ हम किसका यूज कर रहे हैं, हर का। तो सिंपली हम बोल सकते हैं वे सभी शब्द जिनका प्रयोग नाउन के लिए किया जाए या फिर जिनका प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाए वे प्रोनाउन कहलाते हैं। क्लियर है। यदि आप लोग दोस्तों अब तक जुड़े हुए हैं तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और यदि आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में यस जल्दी से लिख दो। क्लियर है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। प्रोनाउन के बाद आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है वो रहेगा आपका काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो आपका क्या कहलाएगा, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की यदि हम बात करेंगे तो ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार के या फिर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। इनमें जो आपका पहला प्रोनाउन आता है
इसे हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है ना। तो प्रोनाउन टॉपिक में जो आपका पहला पार्ट आएगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। कोई बताएगा पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? एनीवन? कोई भी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताने का मतलब है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन यदि बोला जाए तो आप देख सकते हैं ये दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। एक इसमें हम यूज कर रहे हैं पर्सनल वर्ड। पर्सनल का मतलब होता है निजी। क्लियर है। जिन शब्दों का प्रयोग निजी या फिर व्यक्तियों के लिए किया जाए, पर्सन के लिए किया जाए, वो आपके पर्सनल प्रोनाउन कहलाते। क्लियर है ना। फिर से एक बार समझना है, जिन शब्दों का प्रयोग पर्सन के लिए किया जाता है वे सबके सब आपके क्या कहलाते? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल का एक मीनिंग निजी भी होता है, तो जिन शब्दों का प्रयोग हम किसी निजी पर्पज से करते हैं वो भी आपके पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे। क्लियर। अब कौन कौन से शब्दों को या फिर किन किन शब्दों को हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं, थोड़ा सा एक बार हम इनको भी देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन के रूप में हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स का यूज करते हैं। लाइक पहला आपका वर्ड होता है आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। क्लियर है ना। तो आपके सामने जो 7 अलग अलग वर्ड्स लिखे हैं, इन सभी शब्दों को हम क्या बोलेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर। एक बार इनको आप लोग मेरे साथ रिपीट करिए। सबसे पहले हो गया आई, आई के बाद वी। वेरी गुड, बोलते जाओ, मन में बोलते जाना है। इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसको बोलें। आप जितनी बार इंग्लिश को बोलोगे उतनी बार आपसे इंग्लिश बनेगी। यदि आप इसे बोलोगे नहीं तो इंग्लिश उतनी आसानी से नहीं बनने वाली। क्लियर। एक बार फिर से इसको बोलेंगे। सबसे पहले आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। क्लियर है दोस्तों। यहां पर आई को कभी कभी हम लोग लिख देते हैं मी, कभी कभी इसे हम लिख देते हैं माइन, कभी कभी हम इसे लिख देते हैं माई। क्लियर है ना। तो इसे हम अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं। कभी हम इसे मी लिख देते, माइन लिख देते या फिर माई लिख देते। इसी तरह से जो आपका वी है इसे हम लोग कभी लिख देते हैं अवर, कभी हम लोग लिख देते हैं अवर्स, कभी हम लोग लिख देंगे अवर। क्लियर है ना। सॉरी, यू जो है ये आपका यू ही रहेगा, बट यहां पर आपका हो जाता है योर्स, और यहां हम इसे कर देंगे योर। ही का हिम हो जाएगा, यहां आपका हो जाएगा हिज, और यहां भी हम क्या लिखेंगे? हिज ही करेंगे। इसी तरह से जो सी है इसका हो जाएगा हर, यहां होगा हर्स, और यहां हो जाएगा हर। जो आपका इट है दोस्तों इसका रहेगा इट, बट यहां पर हम इसे ब्लैंक छोड़ेंगे, बट आगे जाके हम इसे लिख सकते हैं इट्स। क्लियर है ना। जो आपका दे है इसे हम लोग यूज कर देते हैं कभी कभी देम के रूप में, आगे हम इसे जोड़ देते हैं या फिर कभी कभी लिख देते हैं देयर्स। इसी तरह इसे हम लिख सकते हैं देयर। क्लियर है दोस्तों। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक बार इस पर जल्दी से आप लोग नजर मारें, यहां पर मैंने इसमें क्या क्या लिखा हुआ है एक बार इस पर जल्दी से गौर करिए। ठीक है ना दोस्तों, आप लोगों ने शायद इसको देख लिया होगा। तो आपके सामने जो पर्सनल प्रोनाउन लिखे हैं, पर्सनल प्रोनाउन को हमने टोटल 7 अलग अलग पार्ट्स में रखा था, और जो 7 पार्ट्स मैंने रखे थे वो आपके सामने इस टाइप से दिए गए। क्लियर है। अब इसको समझना है इनका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। क्लियर है ना। इन सभी शब्दों का यूज किस किस जगह पर किया जाता है, कैसे किया जाता है, एक एक करके समझना है। जो आपका ये वाला फर्स्ट कॉलम दिया गया है, इस फर्स्ट कॉलम को जितना भी ये पार्ट आपके सामने है, इतने पूरे के पूरे पार्ट को हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। क्लियर है ना। ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या कहलाएगा? सब्जेक्टिव केस कहलाएगा। जो आपका ये सेकंड कॉलम बना हुआ है इसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस।
क्लियर है ना। और जो आपका थर्ड और फोर्थ कॉलम बना है, इन दोनों को हम कंबाइन रूप से बोलते हैं पजेसिव केस। क्या बोलेंगे? पजेसिव केस। फिर से एक बार समझना है, फर्स्ट कॉलम को हम बोलेंगे सब्जेक्टिव केस, सेकंड कॉलम जो आपका बना है इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस, और थर्ड और फोर्थ जो ये दोनों कॉलम बने हैं इसको हम बोलते हैं पजेसिव केस। पीसी का मतलब पजेसिव केस। क्लियर? पजेसिव केस आपका दो अलग अलग पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। जो आपका ये पहला वाला पार्ट है, यानी कि जो आपका ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलेंगे पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट को हमने क्या नाम दे दिया? पजेसिव प्रोनाउन। जो आपका ये सेकंड वाला पार्ट दिया गया है ये आपका कहलाता है पजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर है दोस्तों? एक बार इसको फिर से समझ लेना है। ये आपका जो फर्स्ट कॉलम है सब्जेक्टिव केस है, सेकंड कॉलम जो दिया गया है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। इसी तरह से जो आपका थर्ड और फोर्थ कॉलम दिया है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट जो है ये कहलाएगा पजेसिव प्रोनाउन, और जो दूसरा पार्ट है ये आपका कहलाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर है ना? यदि आपको इतना समझ में आ गया हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में थंब का या फिर टिक लगा दो जल्दी से। ठीक है ना? इतना आपको समझ में आ गया, मतलब आप अब तक वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, और वीडियो के साथ आप जितनी देर जुड़े रहोगे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। क्लियर है? चलो अब इसमें आगे हम देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जितने आपके 7 अलग अलग पार्ट्स लिखे थे, इनमें जो आपका पहला पार्ट है इसमें आई और वी जो दिया गया है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ठीक है ना, आई और वी को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बोलते। इसके अलावा जो आपका यू दिया गया है इसे हम बोलते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और जो आपका ही, सी, इट या फिर दे, ये चारों दिए गए हैं इनको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। क्लियर है ना? समझना है इसको, आई और वी को हम क्या नाम देते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। यू आपका कहलाता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आते हैं क्या? ही, सी, इट और दे। इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इसकी एक सिंपल सी तरीका समझें। जब भी कोई व्यक्ति या फिर जब भी कोई भी व्यक्ति किसी से बातचीत करता है तो कन्वर्सेशन हमेशा दो पार्टीज के बीच में होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूं और मेरा कन्वर्सेशन आप लोगों के साथ चल रहा, तो एक पार्टी मैं हो गया, दूसरी पार्टी आप हो गए। क्लियर है ना? बातचीत हमेशा कितने लोगों के बीच में होती है? दो लोगों के बीच में। एक फर्स्ट पार्टी होती है, एक दूसरी पार्टी होती। फर्स्ट पार्टी बोलने का काम करती है। जैसे मैं यहाँ पर लगातार बोल रहा हूं, आपके सामने लेक्चर दे रहा, तो मैं हो गया फर्स्ट पार्टी, मैं बोलने का काम कर रहा, मैं हो जाऊंगा स्पीकर। मैं क्या बनूंगा? स्पीकर बनूंगा। आप लोग सुनने का काम कर रहे हो तो आप सबके सब क्या बन गए? लिसनर। बात आ रही समझ में? इसी तरह से आपका प्रोनाउन टॉपिक में भी चलता है। जो फर्स्ट पार्टी होती है, मतलब जो लोग बोलने का काम करते हैं, वो या तो आई होगा या फिर वी होगा। ये दोनों के दोनों आपके स्पीकर होते हैं। स्पीकर का मतलब बोलने का काम करते हैं। क्लियर है ना? जैसे मैं अपने लिए आई का यूज करूंगा, मैं यहां बोल रहा हूं, आप लोगों से बोल रहा, तो मैं स्पीकर हो गया, आप लोग लिसनर हो गए। तो जितने भी लोग बोलने का काम करते हैं, जब भी बातचीत के दौरान किसी भी व्यक्ति के द्वारा कुछ बोला जाता है वो स्पीकर होता है, और स्पीकर को ही हम लोग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बोलते हैं। क्लियर है? अभी मैं अकेला बोल रहा हूं तो मैंने अपने लिए प्रोनाउन यूज किया आई। क्लियर? यदि मैं 4-5 लोगों के ग्रुप के साथ खड़ा हूं और सब लोग एक साथ बोल रहे हो तो हम लोग अपने लिए यूज करेंगे वी का। क्लियर है ना? तो सिंपल कहने का मतलब है, जब भी कोई व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का समूह बोलता है वो सबके सब स्पीकर कहलाते, और स्पीकर को हम बोलेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। क्लियर है ना? अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है ये किससे बोलता है? लिसनर से। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किससे बोलेगा? लिसनर से। लिसनर का मतलब सुनने वाला। मैं यहां बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, तो आप लोग हो गए सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन के लिए हम किसका यूज करते हैं? यू का। क्लियर है ना? अब देखो दोस्तों, समझने वाली बात है, यू का मतलब एक व्यक्ति भी हो सकता है, यू का मतलब मोर देन वन पर्सन भी हो सकता है। क्लियर? जैसे आप यूट्यूब के ऊपर जुड़े हुए हो, मैं यहाँ सिंगल बोल रहा हूं बट आप लोग बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो आप सबके लिए मैं यू का यूज करूंगा, यानी कि यहाँ पर यू
प्लूरल के रूप में काउंट हो रहा। यदि मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से बात कर रहा, मैंने बोला तुम खड़े हो जाओ, तो यहां पर मैं यू का प्रयोग सिंगल के लिए कर रहा, तो यू जो है ये अपने आप में सिंगुलर भी है, यू अपने आप में प्लूरल भी है। क्लियर है ना? तो जिससे भी हम लोग बातचीत करते हैं वो सबके सब आपके लिसनर कहलाते। ठीक है ना? और लिसनर को ही अपन क्या बोलते हैं? सेकंड पर्सन प्रोनाउन। क्लियर? तो सिंपल दोस्तों समझने वाली बात है। बातचीत के दौरान दो ही पार्टियां एक्टिव होती हैं। पहली पार्टी आपकी स्पीकर जो बोलता है, दूसरी पार्टी होती है लिसनर जो सुनने का काम करता है। क्लियर है ना? कन्वर्सेशन के दौरान ये जो चारों के चारों होते हैं, यानी कि जो आपके थर्ड पर्सन होते हैं, ये सबके सब नॉन एक्टिव होते हैं। ठीक है ना? ये सबके सब क्या होते हैं? नॉन एक्टिव। मतलब इनके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं, बट ये बातचीत के दौरान बोलते कुछ नहीं है। तो इसी कारण से इनको हम किस कैटेगरी में डालते हैं? थर्ड पर्सन की कैटेगरी में। क्लियर है ना? सिंपल समझने वाली बात है। बातचीत दो लोगों के बीच में हुई, मैं यहां बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं। मैं हो गया स्पीकर यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आप लोग हो गए लिसनर यानी कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और हम दोनों लोग बातचीत कर रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। क्लियर है? या फिर हम लोग बातचीत कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, या फिर हम बातचीत कर रहे हैं राहुल गांधी की। क्लियर है? या फिर अपन बातचीत कर रहे हैं शाहरुख खान की। तो सिंपल कहने का मतलब है, क्या इन लोगों को हमारे बारे में कुछ पता है? बातचीत मेरे और आपके बीच में हो रही है, मैं एक्टिव हूं, आप एक्टिव हो, लेकिन अपन दोनों चर्चा किसकी कर रहे हैं? किसी थर्ड की। क्लियर है ना? तो थर्ड के लिए जितने भी वर्ड आते हैं, ये चारों शब्द आपके थर्ड के लिए आते हैं, और इनको अपन नॉन एक्टिव बोलते हैं। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल से आपको समझना है सिंपली, जो मुझे क्लास में एग्जाम्पल देना काफी पसंद है। आप किसी शादी में गए, आप अपने मित्र से मिले। ठीक है? फिर से समझना है, आप किसी शादी में गए, आप अपने किसी मित्र से मिले। आप जब मित्र से मिले, आपने उससे हेलो हाय बोला, तो आप स्पीकर हो गए। मित्र ने आपकी बात को सुना, वो लिसनर हो गया। क्लियर है ना? और जब दोनों लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत में दोनों के दोनों एक्टिव हैं, लेकिन आप लोग चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में? शादी का डेकोरेशन बहुत अच्छा है, दूल्हा दुल्हन बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्लियर है ना? खाना स्वादिष्ट बना है। क्लियर? तो हम लोग बातचीत जिन भी चीजों के बारे में कर रहे हैं या फिर जिन लोगों के बारे में कर रहे हैं, वो सबके सब बातचीत में नॉन एक्टिव हैं। क्लियर है ना? शायद आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट किए देता हूं। पर्सनल प्रोनाउन टोटल 7 होते हैं। 7 पर्सनल प्रोनाउन को हमने 4 अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड किया। फर्स्ट कॉलम को हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, सेकंड कॉलम को हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस, और थर्ड कॉलम को हम बोलेंगे पॉसेसिव केस। क्लियर है ना? सब्जेक्टिव केस में आपके ये पूरे वर्ड आएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में ये पूरे वर्ड आएंगे, इसी तरह से पॉसेसिव केस में आपके ये कॉलम और ये कॉलम दोनों आएगा। क्लियर है ना? पॉसेसिव केस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट आपका कहलाएगा पॉसेसिव प्रोनाउन, और दूसरा पार्ट आपका कहलाएगा पॉसेसिव एडजेक्टिव। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब देखिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने 2 मिनट पहले ही एक छोटा सा पॉइंट पढ़ा था पॉसेसिव केस से रिलेटेड या फिर सब्जेक्टिव केस से रिलेटेड। तो हम लोगों ने यूज किया था सब्जेक्टिव ठीक है ना? हम लोगों ने सब्जेक्टिव केस यूज किया था, और सब्जेक्टिव केस में कौन कौन से वर्ड थे? एक आपका आई था, वी था, ठीक है, यू था, इसके अलावा ही, शी, इट और दे। क्लियर है ना? तो ये आपके जितने भी मैंने वर्ड लिखवाए थे सबके सब सब्जेक्टिव केस थे। एक चीज दोस्तों हमेशा आपको याद रखनी है, सब्जेक्टिव केस का यूज हमें हमेशा करना है ठीक है ना? यहां पर मैंने लिखा है इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, इसका मतलब है सब्जेक्टिव केस का यूज हमेशा हम किसकी जगह पर करेंगे? सब्जेक्ट की जगह पर। क्लियर है ना? जब भी कोई सेंटेंस आपके सामने लिखा जाएगा, याद रखना दोस्तों, हमेशा सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज करना है। क्लियर है? जब भी कोई सेंटेंस आपके सामने आए, अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि सर सब्जेक्टिव केस आता कहां पर है?
ठीक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ सकते। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दे दिया। ठीक है ना, एक सिंपल सा एग्जांपल है, राम कॉल्ड रीना। गिवन पर्टिकुलर एग्जांपल में राम जो है ये आपका सब्जेक्ट है, कॉल्ड जो है ये वर्ब है, और रीना जो है ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है। सिंपल समझना है, वर्ब के पहले जो भी चीज आती है वो आपकी सब्जेक्टिव केस में होगी। क्लियर है ना, वर्ब के पहले जो भी चीज आएगी ये किस केस में होगी, सब्जेक्टिव केस में। इसी तरह से वर्ब के बाद जो चीज आती है ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होती है। क्लियर है, तो शायद दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्टिव केस का यूज हम कहाँ करते हैं। वर्ब के पहले जो भी आपका प्रोनाउन आएगा वो हमेशा किस केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में। सिंपली कहने का मतलब है जो मैंने आपके सामने 7 अलग अलग वर्ड्स लिखे हैं इनका यूज हमेशा हमें वर्ब के पहले करना है। क्लियर है ना, तो वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस आता है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल के साथ हम इनको समझते हैं। ठीक है ना, कुछ सिंपल सिंपल एग्जाम्पल के साथ अपन इसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, आप लोग भी अपने साथ चाहें तो इन एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। सिंपल एग्जाम्पल हम लोग यूज करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, आपके सामने मैंने 5 अलग अलग एग्जाम्पल लिखे हैं। आप लोग इन पांचों एग्जाम्पल को देखें थोड़ा सा और समझें इनमें क्या दिया जा रहा है। अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि वर्ब जो है वर्ब के पहले हमेशा हम यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस का, और वर्ब के बाद हमेशा हम यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस का। क्लियर है ना, अब इन पांचों एग्जाम्पल को यदि आप गौर से देखोगे तो पहले एग्जाम्पल में लिखा राम कॉल्ड है। गिवन एग्जाम्पल में राम जो है ये सब्जेक्टिव केस है, कॉल्ड आपका वर्ब हो गया और हिम आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। आई होप दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहां लिखा है देम टोल्ड अ स्टोरी। तो टोल्ड आपका वर्ब है, वर्ब के बाद जो चीज लगी है ये ऑब्जेक्टिव केस है, और वर्ब के पहले जो चीज आएगी ये क्या होनी चाहिए, सब्जेक्टिव केस। अब मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, क्या देम का यूज हम सब्जेक्टिव केस में कर रहे हैं? आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं कर रहे। यहाँ देम की जगह पर करेक्ट वर्ड क्या होगा, दे होगा। तो यहाँ आपका देम वर्ड गलत है, देम की जगह पर हम किसका यूज करेंगे, दे का। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिखा हिम वेंट टू मनाली लास्ट मंथ। समझने वाली बात है, वेंट आपका वर्ब है,
वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आता, वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस। अब यहां मुझे बताइए क्या हिम का यूज सही हो रहा है? आप बोलोगे सर बिल्कुल गलत है, हिम यहां गलत है, हिम की जगह क्या आएगा, ही आएगा। क्लियर है ना, वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस। अगला है आपका टू देम ऑब्लिक दे द डिनर इज वेरी गुड। ठीक है ना, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है छोटा सा, इस क्वेश्चन को हम 2 मिनट बाद देखेंगे, पहले अपन लास्ट क्वेश्चन और देखे ले रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पहले अपन देखते हैं, 4 बाद में देखेंगे। 5 में आपका लिखा यू एंड हिम वर गुड फ्रेंड्स। यहां समझना है, आपके सामने एक सब्जेक्ट दिया यू, दूसरा सब्जेक्ट दे दिया हिम। क्लियर है, और यहाँ वर जो है ये काम किसका कर रहा, वर्ब का। वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आता, तो इस पर्टिकुलर कॉलम में यू तो दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये करेक्ट है। लेकिन क्या हिम सही है? आप बोलोगे सर ये बिल्कुल गलत है, हिम की जगह क्या होगा, ही होगा। क्लियर है, यहां तक आया समझ में? ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहां आपके सामने लिखा है टू देम या फिर टू दे द डिनर इज वेरी गुड। समझने वाली बात है दोस्तों, जो टू है ये अपने आप में एक प्रीपोजिशन है। क्या है ये, प्रीपोजिशन। और एक सिंपल सा आपको रूल दोस्तों याद रखना है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस का। ठीक है ना, ये रूल हमेशा याद रखना दोस्तों, चाहे आपका एसएससी एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका व्यापम एग्जामिनेशन हो, या फिर आपका कोई भी पर्टिकुलर वनडे एग्जाम हो, कई बार ये प्रश्न पेपर में पूछा जाता है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा। क्लियर है ना, आप देख सकते हो यहां मैंने प्रीपोजिशन टू लिखा है, प्रीपोजिशन के बाद आना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है ना, तो यहां आपका ऑब्जेक्टिव केस देम ये करेक्ट है, जबकि दे आपका गलत है। क्लियर है ना, तो शायद आपको दोस्तों इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सिंपल कहने का मतलब है वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस, इसी तरह से वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा। क्लियर है ना, चलिए कुछ और अपन छोटे छोटे क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, आप लोग भी चाहें तो इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं, पेपर में यदि काम आए तो बढ़िया रहेगा।
चलिए अब इन 5 क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से देखें और यहाँ पर एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करें। सिंपल क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। इन दिए गए क्वेश्चंस में आपको सिंपली सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस को देखना है, कहां पर गलती हो रही है आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करके बता सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका लिखा यू हिम एंड मी आर क्लेवर। सिंपली यहां समझना है आर आपका काम कर रहा वर्ब का, वर्ब के पहले जो चीज आती है वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगी, क्लियर है ना। तो यहाँ आपका यू तो सब्जेक्टिव केस में है, लेकिन जो हिम है ये आपका गलत है। इसी तरह से मी भी आपका क्या है, गलत है। हिम की जगह हम यूज करेंगे ही का और मी की जगह क्या होगा, आई आएगा, क्लियर। अगला है आपका करीना एंड मी गो टू कॉलेज एवरी डे। समझने वाली बात है, गो आपका वर्ब हो गया, वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा। तो जो करीना है ये तो सब्जेक्टिव केस में है, यहाँ मी की जगह क्या आएगा, आई रहेगा। आया समझ में। अगला है आपका आई वुड नॉट वांट टू बी ही ऑब्लिक हिम। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में जल्दी से देखकर बताओ यहां पर करेक्ट क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मजेदार क्वेश्चन है, पेपर में पूछ सकता है। आई वुड नॉट वांट टू बी ही या फिर आई वुड नॉट वांट टू बी हिम, ठीक है। शायद आप लोग समझ गए होंगे, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझना है दोस्तों। यदि आपको किसी सेंटेंस में टू बी लिखा हुआ मिले, कौन सा वर्ड लिखा हुआ मिले, टू बी, तो याद रखना है दोस्तों टू बी के बाद हमेशा हम यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस का, ठीक है ना। यदि किसी सेंटेंस में टू बी लिखा हुआ मिले तो टू बी के बाद हमेशा कौन सा केस आता, सब्जेक्टिव केस। अब देखो समझने वाली बात है, यहाँ आपका वांट शब्द जो है ये वर्ब है। हम लोगों ने रूल पढ़ा था कि वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। तो बहुत सारे स्टूडेंट टिक करेंगे किसके ऊपर, हिम के ऊपर, क्लियर है ना, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। बट यहाँ समझने वाली बात है, आपका एक वर्ड इन लोगों ने क्या दे दिया, टू बी। कौन सा वर्ड दिया है, टू बी दे दिया। यदि आपको पेपर में टू बी लिखा हुआ मिले तो टू बी के बाद हम कौन सा केस यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस। तो सिंपल कहने का मतलब है जब यहाँ सब्जेक्टिव केस आएगा तो हिम आपका गलत हो गया और हिम की जगह करेक्ट वर्ड क्या होगा, ही होगा। करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा आई वुड नॉट वांट टू बी ही, क्लियर है ना। करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, आई वुड नॉट वांट टू बी ही, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम ऑब्लिक ही अ स्टोरी। सिंपल समझने की बात है, जो आपका हिज ग्रैंडफादर है ये अपने आप में सब्जेक्टिव केस है, टोल्ड आपका वर्ब हो गया। यहां पर वर्ब के बाद हमें कौन सा केस लगाना, कौन सा केस लगाना भाई, वेरी गुड। वर्ब के बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो आपका ही जो है ये गलत हो गया, करेक्ट वर्ड क्या है, हिम है, क्लियर है ना। करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम अ स्टोरी, क्लियर। अगला देखते हैं नेक्स्ट में क्या लिखा, माई फादर फॉरबिड यू एंड आई टू प्ले इन द सन। समझने वाली बात है, माई फादर सेंटेंस का सब्जेक्ट है यानी कि सब्जेक्टिव केस है। फॉरबिड जो है ये वर्ब है, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, क्लियर है ना। तो मेरे पिताजी ने मना किया तुम्हें और मुझे धूप में खेलने के लिए। इन द सन का मतलब सूरज में नहीं है, ठीक है ना। अभी मैं पिछली क्लास में जब मैंने ये एग्जाम्पल दिया था तो एक बच्चा बोल रहा था सर इन द सन का मतलब तो होता है सूरज में। फिर मैंने उसे बताया कि गधे इन द सन सूरज में कैसे होगा, क्या हम सूरज तक पहुंच सकते हैं, वो तो संभव नहीं है ना। तो यहाँ इन द सन का मतलब हुआ धूप में, क्लियर है ना। तो मेरे पिताजी ने मना किया तुम्हें और मुझे कहां पर खेलने के लिए, धूप में खेलने के लिए, क्लियर। अब समझने वाली बात है, फॉरबिड जो है ये वर्ब है, वर्ब के बाद हमेशा कौन सा केस आता, अरे बताओ भाई, वेरी गुड, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस। तो यू जो है ये तो आपका ऑब्जेक्टिव केस में है, करेक्ट है। आई जो है ये दे दिया सब्जेक्टिव केस में, तो यहाँ आई की जगह पर हम यूज करेंगे मी का, क्लियर है ना। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा माई फादर फॉरबिड यू एंड आई टू प्ले इन द सन, क्लियर है दोस्तों। तो सिंपल सा आपका रूल है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। वर्ब के पहले मतलब जो आपकी वर्ब है
वर्ब के पहले हमेशा यूज करना है सब्जेक्टिव केस का, इसी तरह से वर्ब के बाद आपको यूज करना है ऑब्जेक्टिव केस का। क्लियर है ना? जब भी कोई सेंटेंस है वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन दो रूल जो मैंने एक्स्ट्रा आपको बताए हैं वो याद रखना, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। क्लियर है ना? प्रीपोजिशन चाहे सेंटेंस के शुरू में लगा हो चाहे सेंटेंस के लास्ट में लगा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि पेपर में प्रीपोजिशन आया तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा। क्लियर है? चलो जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल आपको छोटा सा देता हूं, ठीक है ना? मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल आपके सामने दे दिया। ठीक है, सेंटेंस आपके सामने लिखा बिटवीन यू एंड आई डिवाइड दीज मैंगोज। अब यहाँ दोस्तों समझने वाली बात है, अभी मैंने रूल क्या आपको बताया था, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता। यदि हम इस पूरे सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ डिवाइड आपका हो गया वर्ब। ठीक है, डिवाइड आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आता, उस हिसाब से यू भी आपका सही है, आई भी आपका सही है। क्लियर है ना भाई? यदि हम पुराने नियम को देखेंगे, पुराने रूल को यदि हम देखेंगे तो वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आता। क्लियर? तो आपका यू भी सही लिखा, आई भी सही लिखा, लेकिन पूरा गेम चेंज कर दिया किस वर्ड ने? इस बिटवीन ने। बिटवीन जो है ये अपने आप में एक प्रीपोजिशन है, और अभी हमने रूल पढ़ा था प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस का। तो यू तो आपका सही है, बट आई की जगह पर हम किसका यूज करेंगे? मी का। क्लियर है ना? तो इस चीज को दोस्तों हमेशा याद रखना है, प्रीपोजिशन एग्जामिनर सेंटेंस के शुरू में भी दे सकता है, सेंटेंस के लास्ट में भी। यदि वो लास्ट में देगा तो इसको पकड़ना आसान होता है, क्योंकि हम नॉर्मली नियम देख लेते, नॉर्मली हम नियम जानते हैं कि लास्ट में ऑब्जेक्टिव केस आता है। बट एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए प्रीपोजिशन का यूज करेगा शुरुआत में, जैसे मैंने यहाँ किया, और फिर उसके बाद में वो वर्ब लगाएगा, वर्ब के बीच में यूज कर देगा सब्जेक्टिव केस का। तो सिंपली समझना है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। क्लियर है ना? इसी तरह से एक रूल अभी हमने और भी पढ़ा हुआ था, ठीक है ना? एक छोटा सा रूल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक छोटा सा रूल हमने अभी पढ़ा था कि यदि किसी सेंटेंस में टू बी लिखा हुआ मिले, कौन सा वर्ड मिले? टू बी, तो टू बी के साथ या टू बी के तुरंत बाद यूज करना है सब्जेक्टिव केस का। क्लियर है दोस्तों? ठीक है ना? तो शायद आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। आज इस वीडियो को हम यही कंप्लीट करते हैं। इसके आगे पॉजेसिव केस क्या होता है, पॉजेसिव केस का यूज कैसे किया जाता है, इसका वीडियो कुछ समय बाद आपको दिया जाएगा। क्लियर है? आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।